हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ का एक और नया चैप्टर। ये जो सीरीज बनाई जा रही है ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए बनाई जा रही है जिनका सेमेस्टर 6th है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो और आपके पास भी सेमेस्टर 6th में जीएसटी एंड कस्टम लॉ बुक है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम लाइन वाइज सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करवा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 से पहले के सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे चैप्टर्स को एक साथ लाइन से वॉच कर सकते हो लेक्चर्स में। और अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को जीएसटी एंड कस्टम लॉ सब्जेक्ट के नोट्स बाय करनी है या नोट्स परचेज करनी है तो आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना के रेडी कर दिए हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना नंबर डाल दिया है। तो नंबर पे जाके मैसेज कर देना कि सर हमको नोट्स की पीडीएफ परचेज करनी है। मिनिमम प्राइस 150 रुपीज है और अगर आज आप ऑफर करते हो या फिर आज आप अगर नोट्स बाय करते हो तो आज है 11th ऑफ अप्रैल, यानी मेरा बर्थडे भी है, तो आप लोगों को इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो जो बच्चे आज लेना चाहते हैं नोट्स उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। व्हाट्सएप से जाके पता कर लेना, सिर्फ आज के लिए वैलिड है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है इसलिए। और हाँ, बाकी जिनको अगर नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो से आराम से करो। मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ उसको समझो, अपने नोट्स बनाओ, वो ज्यादा और अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। समझ आया? चलिए शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे हम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ आया? चलिए जी, आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो पहले समझते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, जब जीएसटी नहीं आया था उससे पहले क्या होता था कि जो भी टैक्सेस वगैरह लगते थे ना, वो टैक्सेस कैसे लगाए जाते थे। देखो, ये है गवर्नमेंट, ये कौन है? गवर्नमेंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की बॉडी है। गवर्नमेंट जो है टैक्सेस वसूलती थी किन लोगों से? गवर्नमेंट टैक्सेस वसूलती थी सप्लायर से, ठीक है। सप्लायर क्या करते हैं? सप्लायर वो लोग होते हैं जो आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड्स या सर्विसेज। ये गुड्स और सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं? तो ये प्रोवाइड करते हैं रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट यानी कि वो एंड कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सप्लायर से बोलती है कि आपके पास जो भी इंसान खरीदने आता है कोई भी गुड्स या सर्विसेज, तब आप उस पर टैक्स लीजिए। तो सप्लायर बोलता है ठीक है, जैसा हुक्म सर आंखों पर। तो गवर्नमेंट के कहने पर सप्लायर जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये जीएसटी में क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। और रजिस्टर्ड होने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि सप्लायर है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है और वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है तो वो जीएसटी को पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, यानी कि टैक्स को जो है वो पे करेगा गवर्नमेंट को। अब होता क्या था कि मैं रिसिपिएंट हूं, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, हाँ भाई ऐसे ही दिखता हूं मैं, ठीक है। अब ये मैं हूं और मैं जाता था सप्लायर के पास, मैं बोलता था कि सर मेरे को एक बिस्किट का पैकेट परचेज करना है और अब मैं आपसे एक पैकेट परचेज करना चाहता हूँ बिस्किट का। अगर मैंने एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया तो उस बिस्किट पर मेरे को मान लो 10 रुपए के पैकेट पर 1% का जीएसटी यानी कि टैक्स मेरे को पे करना पड़ रहा है, यानी 1 रुपया 10 रुपए पे, 100 रुपए पे 10 रुपए। तो वो टैक्स जाता था सप्लायर के पास। अब वो सप्लायर क्या करता था? सप्लायर जाता था भागा भागा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को बोलता था कि मैंने अभी एक बिस्किट सेल करा है और इसका जो जीएसटी है यानी जो 10 रुपए या 1 रुपया जो जीएसटी बना है वो आप अपने पास रख लो। तो ये क्या करता था? टैक्स जो है इसको दे देता था, ठीक है, टैक्स गिवन टू गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे सप्लायर का पहले सिस्टम चलता था जीएसटी आने से पहले, यानी 2017 से पहले, ठीक है। अब बाद में जब से जीएसटी आया तब इसी जगह पर एक और केस इसमें इंट्रोड्यूस करा गया, एक और एडिशनल केस इंट्रोड्यूस करा गया था जिसका नाम था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आया ना तो गवर्नमेंट बोलने लग गई कि कुछ ऐसे सप्लायर हैं जो मेरे पास तक पैसा नहीं पहुंचाते, कुछ ऐसे सप्लायर हैं जो जीएसटी को ना जमा करके मेरे पास नहीं पहुंचाते हैं टैक्स, वो जमाखोरी करते हैं और उसको खा जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि रिवर्स चार्ज रखते हैं। रिवर्स चार्ज यानी कि अब ना जो भी रिसिपिएंट सप्लायर से कोई माल खरीदेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बिस्कुट पहले 100 रुपए का था
उस पर 10% यानी 10 रुपए का जीएसटी लगता था। अब वो बिस्किट ना सप्लायर 90 रुपए में देगा, किसको? 90 रुपए में बेचेगा, किसको? रिसिपिएंट को। तो यहाँ पर क्या उसने टैक्स कलेक्ट किया? नहीं किया। जो सप्लायर था क्या उसने टैक्स लिया जीएसटी का? नहीं लिया। अब उसने बोला कि जीएसटी का टैक्स ना सप्लायर नहीं लेगा। अब जीएसटी का टैक्स जो होगा ना डायरेक्ट, अगर रिसिपिएंट चाहे तो रिसिपिएंट को अब आना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, और रिसिपिएंट जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। क्या पे करेगा? डायरेक्ट टैक्स पे करेगा, किसको? गवर्नमेंट को। कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज में क्या हुआ कि यहां पर जो बर्डन शिफ्ट कर दिया गया है जो सप्लायर पे था, ये सप्लायर का बर्डन जो है ये शिफ्ट हो गया किसके ऊपर? बर्डन जो है वो किसके ऊपर शिफ्ट कर गया? ये हो गया रिसिपिएंट पे। ठीक है, बर्डन शिफ्ट। तो जो बर्डन पहले सप्लायर पे था कि सप्लायर टैक्स पे करेगा, अब वो बर्डन जो है रिसिपिएंट पे शिफ्ट हो गया। अब रिसिपिएंट की ये वो बनेगी, क्या बोलते हैं, बर्डन बनेगा। रिसिपिएंट का ये दायित्व बनेगा, लाइबिलिटी बनेगी कि रिसिपिएंट जो है ये टैक्स पे करेगा, किसको? गवर्नमेंट को, जो भी टैक्स बनेगा। इस केस को हम, ये जो केस है इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो हम पढ़ने वाले हैं। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें ना हम दो सेक्शंस बनाएंगे, इसको दो केसेस में डिवाइड करेंगे, दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन होगा 9(3), पहला सेक्शन होगा 9(3) यानी कि सेक्शन 9 क्लॉज 3। दूसरा होगा सेक्शन 9 और क्लॉज 4। सेक्शन 9(3) में हम वो बातें करेंगे, हम वो चीजें नोटिफाइड करेंगे जैसे कि गुड्स और सर्विसेज। गवर्नमेंट ने क्या करा, जीएसटी काउंसिल ने कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज की एक लिस्ट, एक चार्ट बना के दे दिया कि अगर आप इस चीज में डील कर रहे हो, अगर आप इस नोटिफाइड गुड्स या इस नोटिफाइड सर्विसेज में डील कर रहे हो, तब आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे करना पड़ेगा, रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और कुछ लिस्ट भी, इसमें कुछ लिस्ट ऐसी भी बनाई गई कि जिस जगह पर आप कोई ऐसी गुड्स या सर्विसेज अगर दे रहे हो, तब उस जगह पे आपको रिवर्स चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। उसके लिए अगले सेशन से, ठीक है। अगले हम बात कर लेते हैं 9(4) क्या है। 9(4) सेशन कहता है कि कोई भी जो रजिस्टर्ड सप्लायर है या जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने जीएसटी में रजिस्टर्ड कर रखा है, तो रजिस्टर्ड सप्लायर अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है, तब वो जीएसटी पे करने का हकदार होता है रिसिपिएंट, की वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे। कब? जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड सप्लायर के बीच में डीलिंग हो रही है। बट 9(3) जो है ये बोलता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर है और चाहे जो लेने वाला अनरजिस्टर्ड भी हो, किसी का भी हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो या फिर वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो, दोनों ही जीएसटी पे करेंगे अगर वो नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। समझ आया? तो यहां पर हम पहले पढ़ेंगे 9(3) में कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज को नोटिफाइड करा है गवर्नमेंट ने कि किन किन सर्विसेज पर हम आरसीएम वसूल करेंगे, हम आरसीएम चार्ज करेंगे। समझ आया? तो वो सारी लिस्ट में अभी आपको पढ़ाऊंगा। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहा है द रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्सेस। कह रहा है रिवर्स चार्ज का मतलब होता है टैक्स की लाइबिलिटी को पे करना। कह रहा है बाय द रेसिपिएंट, किसके द्वारा पे करा गया है? रेसिपिएंट के द्वारा। तो ये जो वर्ड है इसको मार्क कर लो, ये जो वर्ड है इसको मार्क लगा लो कि जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स मिल रहा है किसके द्वारा? रिसिपिएंट के द्वारा पे करा गया है। ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसके सप्लाई पर? गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई हुई है उस सप्लाई के ऊपर जो बनने वाला टैक्स है गवर्नमेंट को, वो पे कौन कर रहा है? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट क्या होता है भैया? समझ नहीं आ रहा, रिसिपिएंट समझाओ भाई। देखो, दो आदमी के बीच में केस चलता है, एक सप्लायर एक रेसिपिएंट। सप्लायर वो आदमी जो सप्लाई कर रहा है यानी जो गुड्स सर्विस को बेच रहा है। रेसिपिएंट यानी वो आदमी जो उस सर्विस या गुड्स को ले रहा है। अगर मान लो मैं सप्लायर हूं तो आप रेसिपिएंट हो, मैं अगर कुछ सप्लाई कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो? उसको भोग कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, तो आप क्या हो? इस केस में आप रेसिपिएंट हो। अगर मैं बोलूं कि मेरे को टैक्स चाहिए, मेरे को मेरे पढ़ाने का पैसा चाहिए, मैं आप लोगों से एक फीस चार्ज करूं, मान लो मिनिमल से फीस 500-600 रुपए लू पर मंथ, उसमें से मैं बोलूं कि मेरे को कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो मेरा टैक्स जो है डायरेक्टली पे कौन करेगा? रिसिपिएंट, यानी आप पे करोगे। मैं आपसे अपनी 500 रुपए फीस लूंगा, उस पर जो 100 रुपए चार्ज बनता है यानी 600 रुपए जो मेरी फीस थी, जब मेरे को टैक्स पे करना पड़ता गवर्नमेंट को तब। बट अब मैं आपसे 500 रुपए ले रहा हूँ, आपसे 100 रुपए नहीं ले रहा हूँ, वो 100 रुपए आप डायरेक्ट जाओगे गवर्नमेंट के पास, उसको जाके हाथ पे थमा दोगे। ठीक है, तो ये केस है यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं कि जो टैक्स की लायबिलिटी वो डायरेक्ट पे करता है रिसिपिएंट गवर्नमेंट को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर हुई है।
कह रहा है बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर, सप्लायर के बेसिस पर, क्योंकि सप्लायर जो है वो नहीं पे करेगा, सप्लायर की लायबिलिटी खत्म कर दी गवर्नमेंट ने, बर्डन को शिफ्ट कर दिया किस पर, रिसिपिएंट पे, रिसिपिएंट का दायित्व है वो पे करे। ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज बोथ अंडर सेक्शन 9394, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये 93 सेक्शन और 94 सेक्शन में आती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेक्शन 93 और 94 में क्या आता है। ठीक है, अब आपको उसके लिए सामने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, वो दिख रहा होगा। तो ये जो सारा स्क्रीनशॉट में लिखा है, इसमें हम बात करेंगे कि नोटिफाइड गुड्स आरसीएम सेक्शन नंबर 9 और सब सेक्शन 3 क्या कहता है, ये कौन कौन सी नोटिफाइड गुड्स है। सबसे पहले नोटिफाइड गुड्स में आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई, आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में, डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई में लिखा है कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, जो छिले हुए होते हैं ना, शील्ड और पील्ड लिखा है, यानी कि छिले हुए नट्स वगैरह जो होते हैं वो कैश्यू नट्स जो होते हैं, काजू। ठीक है, उसके अंदर लिखा है कि सप्लायर ऑफ गुड, ये किस तरीके की सप्लायर होगी, ये एग्रीकल्चर सप्लायर है, इसके बगल में लिखा है एग्रीकल्चरिस्ट, और लिखा है रिसिपिएंट लाइबल टू पे, कौन पे करेगा, तो लिखा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर कैश्यू नट्स में डीलिंग कर रहा है तो वो जीएसटी पे करने का लाइबल होगा अंडर आरसीएम। ठीक है, यहाँ पर सप्लायर जो है वो सिर्फ बेचेगा और रिसिपिएंट सर्विसेज देगा, रिसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा, तो ये काम उसका है। पॉइंट नंबर 2 है बीड़ी रैपर लीव तेंदू, कह रहे हैं तेंदू लीव्स क्या होती है, बीड़ी का रैपर जो होता है ना, बीड़ी की जो बीड़ी बनती है जिससे उसका जो पत्ता होता है वो जो पत्ते होते हैं तेंदू लीव्स, वो एक एग्रीकल्चर में आता है, और इसकी सप्लाई अगर हो रही है, डीलिंग हो रही है, तो इस पर आरसीएम पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 9 और सब सेक्शन 3 में। अगला लिखा है फॉलोइंग एसेंशियल्स ऑयल्स अदर देन द चूज ऑफ सर्किट्स फ्रूट नेमली, कह रहा है कि कुछ नीचे ऐसे ऑयल वगैरह बताए हुए हैं जिन पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो कौन से हैं, एक तो लिखा है स्पेयरमिंट ऑयल, ठीक है, दूसरा लिखा है वाटरमिंट ऑयल, तीसरा लिखा है हॉर्स मिंट ऑयल, चौथा लिखा है बैग्रामोट ऑयल। ठीक है, तो अगर इनमें सॉरी भाई कह रहा है, तो अगर इनमें डीलिंग हो रही है, इन तेलों में डीलिंग हो रही है, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा सप्लाई हो रही है, दोबारा सुनना मेरी बात, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन इसकी सप्लाई कर रहा है इन तेलों की, और कौन ले रहा है, रिसिपिएंट कौन है, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड यानी जो जीएसटी में इनरोल है, जो जीएसटी में जीएसटी की आइडेंटिटी है, और अनरजिस्टर्ड यानी कि वो सप्लायर कौन है, वो है अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो वो यहाँ पर जीएसटी जो है पे करेगा, यानी आरसीएम पे करेगा, स्टूडेंट का ऐसे ही है। उसके बाद अगला है पॉइंट स्किल यर्न, भाई देखो अगर स्किल यर्न है, यानी कि जैसे कि आप सिल्क यर्न लिखा है यहाँ पे, अगर आप सिल्क वगैरह निकालते हो, यानी कि जैसे कपड़े वगैरह बनते हैं ना, सिल्क में अगर आप डीलिंग कर रहे हो, आपकी सिल्क वाली गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप सिल्क जैसा कपड़ा बना रहे हो, तो इसमें अगर आप सिल्क मैन्युफैक्चरर कर रहे हो रॉ मटेरियल से, ठीक है, तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसकी लायबिलिटी बनती है कि अगर वो सिल्क ले रहा है तो वो टैक्स पे करे गवर्नमेंट को। उसके बाद लिखा रॉ कॉटन, अगर आप रॉ कॉटन लेते हो, कॉटन यानी कि रुई, अगर आप रुई वगैरह ले रहे हो कच्ची किसी से, तो इसमें जो एग्रीकल्चर से बनाई गई रुई है, जो कि खेती से निकली है, इस रुई में अगर आप डीलिंग कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो आपका रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए। अगला पॉइंट लिखा है सप्लाई ऑफ लॉटरी, अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के अंदर या लोकल अथॉरिटी की परमिशन से जो अलाउ करी गई है लॉटरी, उसमें डीलिंग कर रहे हो, तो लॉटरी के ऊपर भी आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। 6th पॉइंट लगा है यूज्ड व्हीकल साइज्ड यहाँ पे लिखा है कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, या फिर लिखा है वेस्ट एंड स्क्रैप, जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो सप्लाई कर रही है किसी भी यूज्ड व्हीकल की, जैसे कि गाड़ी है, घोड़ा है, कोई भी बस है, कार है, यूज्ड करी हुई हो, ठीक है, या फिर कोई भी स्क्रैप है, वेस्ट है, या कोई भी ओल्ड ऐसा भी यूज्ड गुड्स हो सकता है जो कि सरकार ने नोटिफाइड करा है, अगर उसमें डीलिंग हो रही है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो रिसिपिएंट को पे करेगा, जो रिसिपिएंट जो होगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा आरसीएम का टैक्स। ठीक है, अगला लिखा है कोई भी लैंडिंग सर्टिफिकेट है, प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग सर्टिफिकेट होगा, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन के पास होना चाहिए, जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और जो रेसिपिएंट है ये भी रजिस्टर्ड होना चाहिए इसमें। तो आपका जो लैंडिंग, जो आपका लिखा लैंडिंग सर्टिफिकेट, इसमें अगर आप डीलिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा टैक्स? टैक्स पे करेगा रेसिपिएंट। किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। अगला पॉइंट लगा मेटल स्क्रैप, लोहे का कोई भी स्क्रैप है, कोई भी करकट है, कूड़ा है, लोहे से बना हुआ है, तो उस स्क्रैप पे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो बेच सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर बेच रहा है और रजिस्टर्ड पर्सन यानी रिसिपेंट हमारा खरीद रहा है तो इसमें उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ गुड्स हैं जो नोटिफाइड करी गई है।
चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब सर्विसेज की कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो सर्विसेज उतार देता हूं, पहले आप सबसे पहले क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर मैंने सारी जितनी भी सर्विसेज आपकी बुक्स में लिखी है ना, वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। तो एक एक करके लाइन से सारी सर्विसेज को देखते हैं। सबसे पहली सर्विसेज है जहां पर मैंने लिखी है जीटीए, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है कि आरसीएम के अंडर आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल इफ रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड ओनली फॉर टीडीएस। कह रहा है कि आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है सिर्फ टीडीएस में। जीएसटी में होना रजिस्टर्ड कंपलसरी है, अगर आरसीएम जीटीए पर लगता है तब उस सर्विसेज के लिए। कह रहा है कि इसके कुछ एग्जेम्पशंस भी है जीटीए के। जीटीए यानी कि जब आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह बाय रोड ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पर आरसीएम पे करना पड़ेगा, और आरसीएम पे करने की लायबिलिटी ट्रांसपोर्टर की है। इन केस अगर ट्रांसपोर्टर आरसीएम की सर्विसेज पर ट्रांसपोर्टर जो है वो आरसीएम पे नहीं करता, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, तो रिसिपिएंट की लायबिलिटी बनती है कि वो अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे करे। और इसके कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज या फिर गवर्नमेंट के एक्ट 1948 के अंडर आता है, तब उस जगह पे वो आरसीएम की छूट ले सकता है। उसके साथ साथ लिखा है कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, कोई भी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उसको भी आरसीएम छूट मिलती है। अगला पॉइंट आता है उसके बाद, सर्विस बाय इंडिविजुअल फर्म ऑफ एडवोकेट। तो ये लिखी मैंने सेकंड। कह रहा है कि अगर कोई भी सर्विसेज है जो कि दी जा रही है सप्लायर के द्वारा, सप्लायर यानी कि कोई भी एडवोकेट हो सकता है, सीनियर एडवोकेट या कोई फर्म है एडवोकेट्स की, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तब उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। इस केस में कौन पे करेगा, यहाँ पर बिजनेस एंटिटी जो सर्विसेज ले रही है वो पे करेगी, एडवोकेट की जो सर्विसेज ले रही है रिसिपिएंट जो है वो पे करेगा। तीसरा उसके बाद लिखा है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। कह रहा है अगर कोई भी सप्लायर जो कि कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर वो किसी भी एनी बडी कॉर्पोरेट, किसी भी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को कोई भी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कोई भी पर्सन, तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट सर्विसेज ले रही हैं बॉडीज वगैरह या जो कंपनीज वगैरह हैं, तो उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो इस पैसे को पे करे, टैक्स को रिसिपिएंट जो होता है वो पे करे गवर्नमेंट को। तीसरा लिखा उसके बाद अगला चौथा कि जो भी सर्विसेज है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, जीएसटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी या लोकल गवर्नमेंट जो है, अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसी भी तरीके की, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिसिपिएंट है जो इन सर्विसेज को यूज कर रहा है और वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तब वो रिसिपिएंट जो है वो टैक्स को पे करेगा। अगला पॉइंट उसके बाद लिखा है मैंने कि अगला पॉइंट है कि सर्विस ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। अगर मान लो कोई भी लैंड का टुकड़ा आप किसी भी सर्विसेज के तौर पर यूज कर रहे हो, मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा अगर आप किसी भी लैंड पर टिके हो, किसी भी जमीन पर आप 30 साल से ज्यादा डेवलप कर रहे हो, वहां से कमा रहे हो, उससे आप अर्निंग कर रहे हो, इस सर्विसेज के लिए आपको जो प्रमोटर की सर्विस में रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। जो प्रमोटर है जो इस लैंड को लेके बैठा है, तो उसको रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। रिसिपिएंट जो है वो जो बना है रिसिपिएंट, वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अगला लिखा है उसके बाद मैंने पॉइंट नंबर है 6, कह रहा है सर्विसेज बाय डायरेक्टर बाय कंपनी। कह रहा है कि किसी भी कंपनी का डायरेक्टर जो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगा, अगर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी तरह की लीगल टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तब जो लीगल टेरिटरी में जो बॉडीज है, जो कंपनीज है, जो सर्विसेज यूज कर रही हैं, तो वो डायरेक्टर की सर्विसेज यूज करने के बदले रिसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। अगला लिखा है उसके बाद मैंने ये रहा सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट। कह रहा है इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज अगर कोई पर्सन दे रहा है किसी दूसरी बिजनेस को या किसी पर्सन को या किसी फर्म को, तो वो जो फर्म है, वो जो रिसिपिएंट होगी, वो टैक्स पे करने की हकदार होगी, यहाँ पर उसका आरसीएम टैक्स लगेगा। अगला पॉइंट है उसके बाद कह रहा है सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर। अगर कोई भी म्यूजिक कंपोजर है या सिंगर है, कोई भी आर्टिस्ट है, अगर ये किसी भी तरीके की अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ नोटिफाइड है कि इन लोगों को अपना जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अंडर आरसीएम के ये लोग भी आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अरिजीत सिंह है, जैसे मान लो अरिजीत सिंह अपना कोई भी गाना गा रहा है, अब मान लो सिंगर है तो हम उसको कंपोजर भी मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो कंपोज भी कर रहा है गाना। अब वो अपनी जो सर्विसेज दे रहा है किसी को दे रहा है, जैसे मान लो टी सीरीज हो गया, टी सीरीज ने उसके
गाने के म्यूजिक के कॉपीराइट खरीदे और वो चाहती है कि ऐसा ही एक और गाना वो बनाना चाहती है अरिजीत सिंह के इसी को यूज करके। तो यहाँ पर जो टी सीरीज है, जो रिसिपिएंट है, जो यूज कर रहा है उसके गाने को, तो वो क्या करेगा, टैक्स पे करने का लायबल हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट आता है सर्विस बाय ऑथर। ऑथर यानी कि जो बुक पब्लिशर वगैरह होते हैं। ठीक है। अगर कोई भी ऑथर और कोई भी पब्लिशर, अगर पब्लिशर किसी भी ऑथर की बिना परमिशन के उसकी बुक को पब्लिश कर रही है तो अंडर सेक्शन 9(3) के सर्विसेज यूज करने की वजह से वो रिसिपिएंट जो हो जाएगा वो टैक्स पे करने का भागीदारी हो जाता है। उसके बाद लिखा है, अगला है कि जो भी सर्विसेज है स्पेसिफिक सर्विसेज होनी चाहिए आरबीआई के द्वारा। आरबीआई अगर किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या ले रहा है, तो इस जगह पर वो भी टैक्स को पे करने के लिए होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, उसके बाद मैंने लिखा है सिक्योरिटी सर्विसेज। हाँ, सिक्योरिटी सर्विसेज कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, जो भी किसी बॉडी या कॉर्पोरेट को या किसी फर्म या इंडिविजुअल पर्सन को कोई भी सर्विसेज सिक्योरिटी से रिलेटेड देता है, तो अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है और वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आता है तो वो आरसीएम पे करना बनता है उसका। अगला पॉइंट आता है मोटर व्हीकल और रेंटिंग सर्विसेज। अगर आप किसी भी तरीके की मोटर व्हीकल या रेंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो इसमें लिखा है एक पर्सन है जो कि कॉर्पोरेट बॉडी को, किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी को, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है, यहाँ पर इनवॉइस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से पास है उसका और वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो टैक्स रेट उसका 6% बनेगा मोटर व्हीकल रेंटिंग पे। 6% का टैक्स रेट जो बनेगा वो पे करना पड़ेगा रिसिपिएंट को, जो भी यूज कर रहा है सर्विसेज रेंटिंग की, उनको, गवर्नमेंट को। ठीक है। अगला आता है उसके बाद सर्विसेज ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर ऑफ बिजनेस कंपनीज। तो कह रहा है अगर कोई भी बिजनेस कंपनीज है जो बड़े बड़े फैसिलिटेट कर रही है, जो भी आगे प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज वगैरह, जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं, ठीक है, अगर ये किसी भी तरीके की सर्विसेज या बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं या नॉन बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं, और बैंक जो है लोकेट है अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर, यानी कि जैसे दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें तो फिर आप लोगों को पे करना पड़ेगा टैक्स, यानी कि आरसीएम इन लोगों को भी पे करना पड़ेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन सी गुड्स हैं और कौन कौन सी ये सारी सर्विसेज हैं जहां पर आपको आरसीएम पे करना पड़ता है। ये 9 सेक्शन सब सेक्शन 3 में कवर्ड है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 और सब सेक्शन नंबर 4 इसके बारे में। तो सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 4 के 9 सेक्शन और सबसेक्शन 4 क्या कहता है? कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड यानी कि जीएसटी में जो पर्सन इनरोल्ड है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 9(4) का सेक्शन, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी पर्सन यानी एनी पर्सन जो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसमें? जीएसटी में, ठीक है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है कोई भी पर्सन, अगर वो सप्लाई ले रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? यूज कर रहा है सप्लाई किसी भी एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन से या अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, ठीक है, तो यहां पर वो जो है टैक्स पे करने के लायबल होगा, चाहे वो गुड्स में सप्लाई कर रहा हो, चाहे वो सर्विसेज में ले रहा हो, ठीक है, गुड्स ले, सर्विस ले, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कैसी भी सप्लाई ले रहा है तो यहां पर वो टैक्स पे करने का लायबल होगा। ये जो सर्विसेज है जो कि 9 है और सब सेक्शन 4 है, इसको 2017 में पहले शुरू करा गया था जून में, आरसीएम की जून में, मगर यहाँ पर हुआ क्या, कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले जहां पर कुछ लोग हैं वो सर्विस का टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे क्योंकि वो छोटे लोग हैं, और छोटे लोग हैं जैसे कि मोस्टली अनरजिस्टर्ड पर्सन है। मेरे घर के बगल में मान लो एक दुकान है, चाय की दुकान है, वो छोटी सी एक बुढ़िया आंटी उसको चलाती है। अब बुढ़िया आंटी जो है वो कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मैं मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो छोटे छोटे दुकानें चला रहे हैं, पान बीड़ी वगैरह बेच रहे हैं, जो कि अनरजिस्टर्ड है। अब मैं अगर कोई भी चीज खरीदूं इन लोगों से तो मुझे तो टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं रिसिपिएंट हूँ। वही मैंने यहाँ पे बताया कि जो रिसिपिएंट है, रजिस्टर्ड है, तो टैक्स पे करना है, मेरा तो सर दर्द हो जाएगा। तो इस वजह से मैं अगर दिन में 10 चीजें खरीद रहा हूँ, 20 चीजें खरीद रहा हूँ, मैं 2 रुपए की टॉफी खरीद रहा हूँ, तो मैं तो टैक्स ही पे करता रह जाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने ये देखते हुए इसको रूल को क्या करा, थोड़े टाइम के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया। ये जो सेक्शन 9 और सबसेक्शन 4 है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था कम से कम अक्टूबर तक के लिए, जून से अक्टूबर,
अक्टूबर के टाइम पे दोबारा से इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करी गई, कुछ विचार विमर्श करके नई अमेंडमेंट्स डाली गई, तब यहाँ पर इसको दोबारा लागू करा गया और तब बताया गया कि जो सेक्शन नंबर 9 और सब सेक्शन 4 है, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन अभी भी टैक्स पे करेगा जब वो अनरजिस्टर्ड से सप्लाई लेगा। बट चेंजेस कहाँ हुए थे? चेंजेस यहाँ हुए थे कि पहले छोटे लोगों के लिए मान्य था, अब उनको कैंसिल करके अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए रख दिया गया टैक्स वगैरह कि जो बड़ी चूना वूना में डीलिंग कर रहे हैं, जो बड़ी चीजों में डीलिंग कर रहे हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग मटेरियल्स बना रहा है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, हाईवे बन रही है, पुल बन रहे हैं, तो उसके लिए जो रोडी आ रहा है, बदरपुर आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, ठीक है, और ऐसे ईंटें वगैरह आ रही हैं, तो ऐसे जो भट्टे वगैरह चल रहे हैं, तो इन लोगों के लिए रखा गया, जो बड़े लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को अगर वो रजिस्टर्ड लोग हैं और अनरजिस्टर्ड से डीलिंग कर रहे हैं तब उनको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही अभी आपकी बुक में लिखा गया है कि सेक्शन 9 सेक्शन 4 कहता है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड से अगर सप्लाई ले रहा है तो उसको रिसिपिएंट के होने की वजह से टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ आया? तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 11। इसके आगे कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर 11 बस इतना सही था। सिर्फ इसमें जीएसटी के आरसीएम के बारे में बताया कि रजिस्टर्ड में अगर 9(3) में आते हो तो कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज है जो नोटिफाइड है, और जो आरसीएम में नहीं आ रहे तो उनको तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा पॉइंट्स। अब आप इसको रिवाइज करो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, और हाँ अगर किसी को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो आज वैलिड ऑफर है, आज आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो बच्चे आज नोट्स बाय करना चाहते हैं तो 10% ऑफ है। जाओ व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दे रखा है और बोर्ड डिस्क्रिप्शन में भी है, तो मैसेज कर देना। आपको नोट्स परचेज करने हैं, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा उसका 10% लेस करके आप पेमेंट करोगे तो आपको नोट्स की पीडीएफ व्हाट्सएप से मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है, इससे पहले के चैप्टर प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ जल्दी से। बाय, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो।